तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो हमने काफ़ी समझा है पहले से ही। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर समझा है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है। ठीक है। सोशल चेंज, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या सोशल चेंजेस आ रहे हैं, तो ये चीज़ हम लोग इसमें समझ लेंगे फटाफट, बहुत ही शॉर्ट टाइम में, क्योंकि चैप्टर इजी है और उसका मैं ओवरव्यू दूंगा आपको। मैं पैराग्राफ वाइज नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन, जहाँ पे दुनिया एक हो गई है इंटरनेट, मोबाइल और मीडिया की वजह से, और आप कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर देके वहाँ का जो भी सामान है या आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ का जो प्रोडक्ट मंगा सकते हो। इसके अलावा वर्ल्ड में क्या चल रहा है किसी भी कंट्री में, किसी भी कल्चर में, तो कल्चर वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है इस चैप्टर को, ग्लोबलाइजेशन को। तो वो कल्चर हम लोग एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वहाँ क्या कपड़े पहने जा रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो ट्रेंड को हम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं मोबाइल इंटरनेट के थ्रू, देख सकते हैं वहाँ क्या चल रहा है। पहले ऐसा नहीं था ना कि अदर साइड दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है हमें नहीं पता था पहले। लेकिन अब पिछले 25 to 30 ईयर्स से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है। तो बेसिकली इस ग्लोबलाइजेशन में इस चैप्टर में हम यही देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कल्चर इंटरचेंज हो चुके हैं और सभी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो बहुत करीब आ गए हैं। ठीक है ना। फिज़िकली दूर ज़रूर हैं अगर डायमेंशन वाइज देखेंगे, लेकिन सोशल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी करीब आ गए हैं। हमें पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे लोग क्या खा रहे हैं, कहाँ पे लोग क्या पहन रहे हैं, किसकी क्या इकोनॉमी है, कौन मजबूत है, कौन इकोनॉमिकली वीक है, कौन स्ट्रांग है। सारी चीज़ें हमें पता है सबके बारे में। एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी क्लियर कि पास किसके पास कितनी पावर है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो ग्लोबलाइजेशन में अब क्या होने लगा, पहले तो इकोनॉमिकली जब स्टार्टिंग थी ग्लोबलाइजेशन से, तो पहले तो इकोनॉमिकली चीज़ें इंटरचेंज हो रही थी, है ना, चीज़ें खरीदना बेचना। लेकिन धीरे 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 सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर बेस चेंज होने लगे। आज हम लोग देखें चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो ठीक है, वो तो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। लेकिन चाइनीज़ कल्चर को भी देखो फॉलो करने लगे हैं, वहाँ का खाना पीना, चाइनीज़ फूड एंड ऑल। तो ये क्या हुआ, कल्चर का इंटरचेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो यही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यही मैं एक इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ आपको। यहाँ पे अर्ली ईयर्स में देखो, पहले क्या होता था, कल्चर पहले भी इंटरचेंज होते थे, लेकिन पहले लोगों को आकर एक कंट्री से, एक रीजन से दूसरे रीजन पे आना पड़ता था। वो आते थे पूरे पूरे ग्रुप, हज़ारों लोग आए यहाँ पे आके दूसरे, जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया पे एक टाइम पे अगर आप देखोगे बोरी बोरी लोग, सुना है ना बोरी, जो थोड़ी अलग वाइट उस टाइप की खड़ी टाइप की टोपी लगाते हैं, मोस्टली मुंबई और गुजरात में होते हैं। चलो बोरी, चलो पारसी कह लें, पारसी कह लो, पारसी है ना, क्योंकि पारसी तो भाई इंडिया में बिजनेस को लीड कौन कर रहा है, पारसी लीड कर रहा है ना। गोदरेज हुआ, टाटा हुआ, है ना, ये सब क्या है, ये पारसी लोग हैं। ये लीड कर रहे हैं बिजनेस को, इंडिया के बिजनेस को लीडिंग है बड़े। मतलब इतनी कम क्वांटिटी है, इतनी कम इसकी इनकी पॉपुलेशन है, लेकिन जितने भी लोग हैं दे ऑल आर मिलेनियर एंड बिलेनियर। ठीक है ना। तो ये जो लीड कर रहे हैं इंडिया के बिजनेस को, इंडिया के बड़े बड़े सेक्टर को, तो ये कौन है। तो अब ये कहाँ से आए थे, ये एक टाइम पे ईरान से आए थे। अब ईरान पे डिस्टरबेंस था, पारस एरिया बोला जाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो डिस्टरबेंस था, तो वो इंडिया में आके अराउंड 300 400 ईयर्स एगो, 300 ईयर्स एगो, 400 ईयर्स एगो, तो इंडिया में आके सेटल हो गए थे गुजरात साइड में बाई सी रूट। तो वहाँ के कोई एक राजा थे, उन्होंने एक्सेप्टेंस दे दिया था यहाँ पे रहने के लिए। तो थोड़ा फेयर लुक थे, गोरे थे, फेयर लुक थे, और उनको इंग्लिश में थोड़ी सी कमांड थी उनके पास। तो अब मैं बता रहा हूँ कैसे लीड उन्होंने किया बिजनेस को। तो हुआ क्या, ये बाद में ब्रिटिश आए। जब ब्रिटिश आए तो नॉर्मल इंडियन तो ब्राउन इंडियन थे, है ना, लेकिन ये जो है ना पारसी, ये थोड़े से वाइट पीपल, फेयर दिखते थे, वाइट गोरे दिखते थे। तो ब्रिटिश ने थोड़ा सा अपना एक इंट्रैक्शन उनसे ज़्यादा इजी पाया।
ठीक है ना, वो थोड़ी सी इंग्लिश भी थी उनके पास, तो वो एक लैंग्वेज में भी इंटरेक्शन पाया उनके साथ। तो उन जो भी बिज़नेस इंडिया में वो करना चाह रहे थे, वो उन्होंने पारसी लोगों से डील करना ज़्यादा इजी लगा उन्हें और ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, और पारसी को चांसेस और पारसी लोगों को चांसेस अपॉर्चुनिटीज़ मिली बिजनेस करने की उस टाइम। 1700 1800 के टाइम की बात हो रही है। तो इसलिए धीरे धीरे खासकर अफ़ीम का, चाइना इन लोग गए, वहाँ से अफ़ीम का बिजनेस बहुत बड़ा किया इस तरीके से इंडिया लेवल पे शुरुआत में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक मॉडर्न लेवल से बिज़नेस स्टार्ट किया, तो पारसी के लोगों के हाथ में इंडिया एक कंट्री लेवल का बिज़नेस इनके हाथ में चला गया और ये लीड करने लगे। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े ये हैं, सब इनके हाथ में। तो वही बात हो रही कल्चर की, तो पारसी का देखो का अपना अलग ही कल्चर है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो कल्चर ही अलग है। तो ये कल्चर कहाँ से आया? ये इंडिया का नहीं है, इंडियन ओरिजिन नहीं है। ये इनका जो कल्चर है, अगर आप देखोगे इनके तौर तरीके, लाइफ स्टाइल, इनका पहनावा थोड़ा अलग है। तो यही होता है कल्चर। तो पहले भी था, लेकिन पहले उतना फास्ट नहीं था। 200 साल, 300 साल लग जाते थे एक कल्चर को दूसरे कल्चर में आने में, या थोड़ा बहुत इंटरचेंज होने में। ठीक है ना, पारसी का कल्चर जो आया धीरे धीरे धीरे, ठीक है, या दूसरे जो भी कल्चर आए, तो धीरे धीरे टाइम लगे। लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन के टाइम बहुत फास्ट चेंजेस हो रहा है, तेज़ी से इंट्रैक्शन हो रहा है ना। लोगों को आने जाने की ज़रूरत नहीं है। हम मोबाइल इंटरनेट के थ्रू देख लेते हैं यार वहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, हम अपने यहाँ भी वो प्रोडक्ट बनाने लगते हैं और वैसा ट्रेंड चालू कर देते हैं हम लोग भी। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दिए, ये पढ़ लेना। ग्लोबल एंड डिफरेंट एस्पेक्ट भी मैंने, डायमेंशन भी बता दिए डिफरेंट, कि किस तरीके से इंटरचेंज हो रहा है कल्चर में, प्रोडक्शन के स्टाइल में। प्रोडक्शन स्टाइल में समझो, अभी तो कल्चर की बात है, अब जैसे प्रोडक्शन स्टाइल की बात करें तो पहले एग्जांपल के तौर पे कोई कपड़ा है, या कोई कपड़े का प्रोडक्शन है। ठीक है, तो पहले कैसा होता था क्लोथ का? पहले एक ट्रेडिशनल वे से होता था, वही अलग था। कपड़ा को बुनाई होती थी, या स्वेटर है, स्वेटर सुई से बुनाई करके एक स्वेटर बनाया जाता था। लेकिन अब क्या आगे बदल गया है, अब मशीन्स आ गई हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, कितना फास्ट हो गया है, एक से एक डिज़ाइन आप मशीन के थ्रू। तो ये एक चेंज आया ना, ये चेंज है। तो प्रोडक्शन में चेंजेस, कल्चर में चेंजेस, लाइफस्टाइल में चेंजेस, खाना पीना, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग एस्पेक्ट हैं। तो इकोनॉमिक डायमेंशन मैंने बता दिया आपको पहले ही, कि किस तरीके से इकोनॉमिकली चेंज हो गया। आप कहीं से भी रह के कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, दुनिया किसी भी कोने में आप ऑनलाइन के थ्रू बेच सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ईजी हो गया। लिबरलाइजेशन आ गया 1991 पॉलिसी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके अंडर में लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया में, और काफ़ी इजी हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1991 थोड़ा सा लिखा भी है, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लिबरलाइजेशन के बारे में। तो लिबरलाइजेशन मतलब इजी करना बिज़नेस को, एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के इंडस्ट्री डालना। तो पहले बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग और बहुत सारे परमिशन लेनी पड़ती थी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखो टीएनसी जैसे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं, तो अब देखो कंपनी क्या होगी, मल्टीनेशनल लेवल पे हो गई हैं। अब जैसे कि अगर आप जियो देखोगे या रिलायंस, तो सिर्फ इंडिया में थोड़ी ना है भाई, सिर्फ इंडिया में नहीं है ना। रिलायंस के बिजनेस काफ़ी जगह है, टाटा के, गोदरेज के। तो ये मल्टी नहीं, या बाहर के अगर आप देखोगे, जैसे होंडा बाहर की कंपनी है, जापान की, तो उसका क्या इंडियन बिजनेस नहीं है? तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज है ना। आई थिंक, तो अब देखो वेटलेस इकोनॉमी और नॉलेज इकोनॉमी क्या है। तो ग्लोबल इकोनॉमी इज नेदर एग्रीकल्चर नॉर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, इट इज़ नॉलेज इकोनॉमी। अब ये क्या है, एक नॉलेज इकोनॉमी है। एक मिनट, हाँ। It means a weightless economy because it deal with the product that have their base in information, सच एज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुआ, मीडिया हुआ, एंटरटेनमेंट, मतलब जो सर्विसेज से रिलेटेड है। ये इसमें कोई वैसा कोई हार्ड प्रोडक्ट नहीं है।
ये नॉलेज इकोनॉमी, आप नॉलेज दे रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, तो उसके पैसे मिल रहे हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है इस इकोनॉमी का। इलेक्ट्रॉनिक इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ रही हैं, ये सब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन है। फाइनेंस कितना बढ़ रहा है, बैंक खुल रहे हैं, है ना। आप कहीं से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ें पहले इस तरह नहीं था। ग्लोबल कम्युनिकेशन कितना बढ़ गया है, ठीक है ना। इंडिया मोबाइल सर्विस के बारे में कि इंडिया मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग चालू हो गई है अब। तो ये सब एक बहुत इजी, वो एक डेटा टाइप पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। अब देखो ग्लोबलाइजेशन एंड लेबर, आप कहीं पर भी लोग जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको इंडिया में ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कहीं पर भी जाकर ऑल ओवर वर्ल्ड में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ है। Globalization, new international division of labor. In this era of globalization, new international division of labor has emerged, in which more and more routine manufacturing, production, and employment is done in the developing countries. ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 4 में आउटसोर्सिंग के बारे में पढ़ा है, फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें नाइकी कंपनी टू सी हाउ इट वर्क्स। नाइकी, अब देखो नाइकी कैसे काम कर रही है। मेनली शूज़ का है ना। कंपनी स्टार्ट 1960 बाई इम्पोर्टिंग शूज़ फ्रॉम जापान। जापान से पहले शूज़ मंगाती थी, सेलिंग देम एट एथलेटिक मीटिंग्स। जो भी एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स को पहले ये करती थी, सेल करती थी। लेकिन द कंपनी ग्रू टू ए मल्टीनेशनल इंटरप्राइज। इट हेड क्वार्टर आर इन बेवर्टन ओरेगन। ओनली द यूएस फैक्ट्रीज मेड शूज़ लाइक नाइकी। इन 60s दे वर मेड इन जापान, बट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज शिफ्टेड साउथ कोरिया मिड 70s। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पे एक स्टोरी बताई जा रहा है कि किस तरीके से पहले कंपनी तो यूएसए की है, यूएस की, लेकिन अब अगर आप आज की डेट में देखोगे तो आज है ना, वो ये कोरिया में और वियतनाम में इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत हो रही। वियतनाम में सस्ता पड़ता है इनको मैन्युफैक्चरिंग। तो कुल मिला के यहाँ पे आउटसोर्सिंग की बात हो रही है, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये देखो थाईलैंड में कितना बड़ा इनका ये है ना। तो आप प्रोडक्शन कंपनी कहीं की भी हो, कुल मिला के बात ये, आपको की जिस दुनिया के जिस कोने में आपको सस्ता पड़ रहा है प्रोडक्शन, वहाँ पे आपने क्या किया, प्रोडक्शन कराया। आप है ना दुनिया के अलग अलग पार्ट में अपनी कंपनी के नाम से बेच सकते हो, है ना। तो कि ये सब चीज़ें हो गई ग्लोबलाइजेशन की वजह से। मैं अगर ये यूएस में बनाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा इनका शूज़, है कि नहीं। तो बाहर जैसे इंडिया में या फिर वियतनाम में बनाएंगे, या थाईलैंड में, तो इस तरीके से उनको सस्ता पड़ जाती है कॉस्टिंग, सस्ती कॉस्टिंग पड़ जाती है। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे बिजनेस है, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस है। अब उन्होंने वियतनाम में या थाईलैंड में बनाया और इंडिया में बेचना है, तो थाईलैंड से इंडिया कितना पास है ना। यहाँ गए, इन्होंने सारा माल आया यहाँ पे लाके बेच दिया, है कि नहीं। तो कितना इजी पड़ गया। एक तो वहाँ से सस्ता पड़ा, थाईलैंड से सस्ता पड़ गया, थाईलैंड या वियतनाम से सस्ता पड़ गया। इंडिया बिल्कुल करीब था, इंडिया में लाके उन्होंने गोडाउन में ला के रख के, और उन्होंने वहाँ के जो भी स्टोरेज हैं, इनके स्टोर्स हैं, वहाँ के थ्रू बेचना शुरू कर दिया। मतलब कंपनी यूएस की, तो यूएस का कुछ रोल ही नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, सिर्फ कैपिटल, पैसा, इन्वेस्टमेंट, यही लग रहा है मेन, है कि नहीं। तो यही यही ग्लोबलाइजेशन है, इसी ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। फिर ग्लोबलाइजेशन इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैंने बताया था आपको। कहीं से भी, कहीं पर भी जाकर आप जॉब या ले सकते हो, ऑनलाइन के थ्रू भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो, बेच सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ें कर सकते हो। फिर देखो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहा है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो एग्रीमेंट्स हैं वो बिज़नेस में आके रुक जाती हैं। अगर कहीं पे डिस्प्यूट है दो कंट्री के बीच में, लेकिन उनका बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बेनिफिट लग रहा है, तो वो डिस्प्यूट को साइड में रख देते हैं, जस्ट टू इन्जॉय देयर इकोनॉमिकल बेनिफिट या बिजनेस बेनिफिट। तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट थे, उनके बीच में जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट, बाउंड्री लेवल डिस्प्यूट, वो थोड़ा साइड में रखकर वो बिज़नेस में कॉन्सेंट्रेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको बिज़नेस से प्रॉफिट हो रहा है, उनकी ज़रूरत, उनकी नीड है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी रोल प्ले करती हैं।
और यही हो भी रहा है आज की डेट में। कहीं एक दूसरे का जो बिज़नेस अगर जुड़ा है, दो कंट्री के बीच में बिज़नेस जुड़ा है, कहीं पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत सस्ते में, और एक कंट्री उसे राइस की ज़रूरत है, चावल और इसकी ज़रूरत है उसे, क्योंकि उसके बिना वो नहीं सरवाइव, या काफ़ी मुश्किलें आ जाएंगी अगर उनको वो राइस या उसको वो, जैसे ऑयल है रशिया का, रशिया तो ऑयल, रशिया से गैस और ऑयल बहुत सस्ता पड़ता है, मेनली गैस बहुत सस्ती पड़ती है, ठीक है ना। तो बहुत से कंट्री जो रशिया को सपोर्ट नहीं भी करना चाहते हैं, लेकिन उनको करना पड़ता है, पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं करना चाह रहे लेकिन करना पड़ता है, उनको गैस गैस मिल रही सस्ते में। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कल्चर का मैंने बता ही दिया भाई, है ना, किस तरीके से हेटरोजीनियस हो चुका है कल्चर, होमोजीनियस तो अब रहा नहीं, हेटरोजीनियस हो गया है। जेंडर और कल्चर, ये बताया मैंने यंगर जनरेशन के बारे में कि कितना देखो चेंजेस हो गया। यंगर जनरेशन कंज्यूम लेकर एंड स्मोक एंड गोस टू द नाइट क्लब्स, है ना, दे वेयर जीन्स कैपरीज शॉर्ट्स। ये इंडिया में भी हो रहा है, जो बाहर का कल्चर है। तो कह सकते हैं एक तरफ नेगेटिव इम्पैक्ट भी कह सकते हैं हम। नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि एक्सप्लॉइट हो रहा है इंडियन कल्चर, अगर बाहर का उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडियन की अपनी अलग कल्चर है, अपनी एक बाउंड्रीज़ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बाहर के वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके अपने कल्चर को ख़राब कर रहे हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो भाई हर जगह है, कई बार पॉजिटिव भी है ना। ठीक है, तो कहीं पर फ़ायदे हैं, कहीं पे नुकसान भी है, ठीक है, लेकिन कल्चर इंटरचेंज हो रहा है, कॉरपोरेट कल्चर बदल रहा है। पहले कॉरपोरेट, पहले जो बिज़नेस था छोटे लेवल पे था, ठीक है, अब कितने बड़े लेवल पे बिज़नेस हो गया, सबकी अपनी आइडेंटिटी हो गई। एक वर्कर भी होता है ना, उसकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको उसको राइट दिए जाते हैं, उसको उसकी छुट्टियाँ दी जाती हैं, ठीक है। जब कैसे जैसे कि फीमेल्स को उसके लेबर के टाइम, उसके प्रेगनेंसी के टाइम छुट्टी दी जाती हैं, पेड और लीव्स मिलती हैं। तो एक कॉरपोरेट कल्चर है, उनके फेस्टिवल, उनके बर्थडेज होते हैं, तो कॉरपोरेट कल्चर में ऑफिस में उनको टाइम दिया जाता है अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने का। ये कॉरपोरेट कल्चर है, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सी इंडिजीनियस जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो तो खैर ख़तरे में हैं ही। जो भी जैसे एग्री जो हैंडमेड इंडस्ट्री है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मिट्टी के घड़े हो गए, पहले कैसे लोग बनाते थे हाथ से, अब वो चारपाई बुनने का काम अब सब मशीन्स का हो गया, टेक्सटाइल हुआ। तो जो भी हैंडमेड चीज़ें हैं, आर्टिस्ट बेस पे चीज़ें हैं, वो एक शोकेस पे रह गई हैं, एक म्यूज़ियम टाइप रह गया है। जैसे कोई अब आर्टिस्ट वाला काम म्यूज़ियम म्यूज़ियम हो गया ना, कोई हैंडमेड चीज़ हम म्यूज़ियम में देखना है, देखो ये हैंडमेड, ये चीज़ बनी हुई है हैंडमेड, ये एक कपड़े का डिज़ाइन है, ठीक है। तो अब ये इस बेस पे रह गया है, सिर्फ इतना ही, बिजनेस बेस पे, प्रोडक्शन बेस पर नहीं रहा अब, ठीक है ना। तो ये एक थ्रेट तो हो ही गया है, डिसएडवांटेज तो हो ही गया है, लेकिन शिफ्टिंग तो हमें करनी पड़ेगी एक पॉइंट में आके। तो काफ़ी इजी था ये, तो इसको कर लेना, जो डाउट है तो पूछ लेना।